पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। करीब 100 मिनट तक दोनों की मुलाकात चली। मोदी से मुलाकात पर सवाल करने पर तंज किया उद्धव ठाकरे ने। पीएम से मिलने में गलत क्या है, नवाज शरीफ से मिलने थोड़ी ही गया था। पीएम मोदी से उद्धव ने 10 मिनट अलग से मुलाकात का भी मांगा है वक्त। 12 अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी से मराठा आरक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे ने की चर्चा। मेट्रो कारशेड के मुद्दे पर भी हुई बात। पीएम निवास तक उद्धव के साथ मौजूद रहे अजीत पवार और अशोक चौहान, लेकिन प्रधानमंत्री से अकेले ही मिले महाराष्ट्र के सीएम। मुंबई में प्री मानसून की बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मौसम विभाग ने जारी किया मुंबई में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। जर्जर इमारतों को खाली करने का आदेश। नागपुर में प्री मानसून बारिश से सुहाना हुआ है मौसम, लोगों को 40 डिग्री में राहत मिली है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,891 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 295 लोगों की गई है जान। मुंबई में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 673 नए केस, 7 की मौत। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 5,126 केस, 412 की हो गई है मौत। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने दी है जानकारी। नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, सोलापुर, नासिक में सबसे ज्यादा केस। मुंबई में 400 से ऊपर ब्लैक फंगस के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा। वैक्सीनेशन के 28 मई तक 475 लोगों की हुई थी मौत, इसीलिए मुश्किल है डोर टू डोर वैक्सीनेशन। अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया मुंबई का हयात रीजेंसी होटल। कर्मचारियों की सैलरी का इंतजाम न होने पर मैनेजमेंट का फैसला। ने एक बयान में कहा है कि फंड की बहुत तंगी है, इसीलिए अगले आदेश तक होटल बंद रहेगा। मुंबई में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। 22 लाख की नकली करेंसी भी और दवाइयां जब्त। कोरोना की दवा के नाम पर लोगों को ठगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई में आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। ट्रेन पकड़ते वक्त फिसलने से गिर गया था युवक। गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी नेताओं ने तोड़ा कोरोना गाइडलाइंस को। पंचायत चुनाव के मद्देनजर 250 कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन। जन्मदिन के जश्न पर कोविड गाइडलाइंस की सूरत में उड़ी धज्जियां। तलवार से काटा गया केक, वीडियो वायरल हुआ। बाद में 4 हिरासत में लिए गए। 53 अंक गिरकर 52,275 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में मामूली सी गिरावट। शेयर बाजार में जारी है तेजी के बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन ने बनाया है रिकॉर्ड। 230 लाख करोड़ की लिस्टेड कंपनियों की वैल्यू हुई। 89,000 करोड़ के 22 लोन खातों को प्रस्तावित बैंक को किया जाएगा ट्रांसफर। आरबीआई चेयरमैन ने जानकारी दी। नियमों का पालन न करने पर आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया है 4 करोड़ रुपए का जुर्माना। पीएनबी पर लगी है 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी। कोविड-19 के कहर से घट सकती है कमर्शियल वाहनों की बिक्री। क्रिसिल की रिपोर्ट में जताई गई है आशंका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिले। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मुलाकात को लेकर उठे सवालों के जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस तरह की मुलाकात में कुछ गलत नहीं है। वो नवाज शरीफ से मिलने थोड़ी गए थे। पीएम मोदी के साथ करीब 90 मिनट की मुलाकात की। इस मुलाकात में ठाकरे के साथ उनके 2 मंत्री, एनसीपी से डिप्टी सीएम अजित पवार और कांग्रेस से अशोक चौहान भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने भले ही बीजेपी से रास्ता अलग कर लिया हो, पर रिश्ते खत्म नहीं किए। राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था। तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं एक व्यक्तिगत रूप में मिलूं, अगर मैं मिल भी लूं, आज भी अभी मेरे साथी है उनको कहूंगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें। 90 मिनट की मुलाकात में ठाकरे की मोदी से अकेले में भी करीब 10 मिनट की मुलाकात हुई। मीटिंग में 12 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे ऊपर था मराठा आरक्षण का मुद्दा। मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आम्हाला जे विषय आम्ही त्यांच्याकडे मांडलेले आहेत ते सकारात्मक पद्धतीने ते सोडवतील अशी अपेक्षा आहे, विश्वास आहे। एक विषय नक्कीच मराठा आरक्षणाचा आहे, ज्याच्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे। मागासवर्गीयांचे बढतीमधील आरक्षण हा एक विषय आहे। नंतर चौथा विषय जो आहे तो म्हणजे मेट्रो कार शेडसाठी कांजूर मार्ग येथील जागेची उपलब्धता, त्याच्याबद्दल एक चर्चा झालेली आहे। साहजिकच आहे, जो विषय नेहमी चर्चेला जातो तो म्हणजे जीएसटीचा।
GSTचं येणं हे वेळेवर येणं याच्यासाठी सुद्धा आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे. आम्ही पंतप्रधानांना विनंती केली की तुम्ही जे रिव्ह्यू पिटिशन केंद्राने जे दाखल केलेलं आहे सुप्रीम कोर्टामध्ये, त्या जजमेंटमध्ये, त्या रिव्ह्यू पिटिशनमध्ये केवळ राज्यांना अधिकार बहाल करण्यासंदर्भातला विषय हा थोडा कामाचा नाही आहे. राज्यांना अधिकार असले पाहिजे, राज्यांना एखाद्या समाजाला बॅकवर्ड ठरवण्यावर इतपत अधिकार असले पाहिजे, त्यात आमचं दुमत नाहीच आहे. शिवसेना बीजेपी का गठबंधन 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर टूट गया था। शिवसेना ने बाद में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना ली। इसके बाद से बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते तल्ख रहे और दोनों एक दूसरे पर हमला बोलते रहते हैं। ऐसे में उद्धव और मोदी की मुलाकात ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। पौलोमी साहा, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र के अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा एक बार फिर से विवादों में हैं। नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिस फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा ने लोकसभा का सफर तय किया, आज वही सर्टिफिकेट नवनीत राणा के गले का सबसे बड़ा फांस बन गया, जिसके साथ ही उनकी लोकसभा की सदस्यता खतरे में आ गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। कोर्ट की ओर से नवनीत राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट की ओर से नवनीत कौर राणा को उनका फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट जमा करने को कहा गया है। अमरावती लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित थी। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। आनंद राव का आरोप है कि नवनीत कौर राणा ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर यहां से लोकसभा का चुनाव जीता था। नवनीत राणा के सर्टिफिकेट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। जजमेंट स्पेसिफिक दिया है कि ये फेक सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी फेक है, दोनों सरेंडर करने को बोल दिया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड होने के कारण पेनल्टी भी 2 लाख की लगाई है। इसलिए पॉलिटिकल नहीं है, हाईकोर्ट तो पॉलिटिक्स नहीं खेलता है। इस फैसले के पॉलिटिकल परिणाम क्या होंगे? परिणाम यही होगा, आज न कल उसकी जो सांसद है वो रद्द हो जाएगी। देखो अभी कदम तो ये उठाना है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमें तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आज का जो निर्णय है वो हिसाब से वो एडमिट नहीं हो पाएगा। याचिका में दावा किया गया था कि नवनीत राणा मूलतः पंजाब से आती हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो लवाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में एससी की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति का सर्टिफिकेट बनवाया। नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगा। अमरावती से सांसद नवनीत राणा संसद के सत्र के दौरान लगातार चर्चा में बनी रहती है। बीते संसद सत्र में जब महाराष्ट्र में घटे एंटीलिया केस को लेकर विवाद हुआ, तब नवनीत राणा ने केंद्र सरकार का पक्ष लिया था और राज्य की उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा था। नवनीत राणा ने इसके बाद आरोप लगाया था कि उन्हें शिवसेना के नेताओं की ओर से धमकी मिली थी। नवनीत राणा ने इस विषय को लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने उठाया था। एक बार फिर वो विवादों में है और इस बार उनकी लोकसभा सीट खतरे में नजर आ रही है। मुंबई से कमलेश सुतार और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में बड़ी तबाही मचाई थी, लेकिन अब दूसरी लहर धीरे धीरे ढलान पर है। ऐसा पहले ही माना जा रहा था कि जून के आखिर तक कोरोना के केस काफी हद तक कम हो जाएंगे और जुलाई अंत तक दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तेजी के साथ केसेस कम हुए हैं, उसमें यही लगता है कि शायद दूसरी लहर का अंत ज्यादा दूर नहीं है। जिस दूसरी लहर ने देश की कमर तोड़ दी थी, जिस दूसरी लहर ने लाखों की सांसें छीन ली थी, जो दूसरी लहर देश पर सुनामी बनकर टूटी थी, उस दूसरी लहर का अब कैसे तेजी से दम भी निकल रहा है, ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं। 7 मई को देश में कोरोना के 4,14,000 केस आए थे। ये कोरोना की दूसरी लहर का पीक था। तब से कोरोना के नए केस 79% तक कम हो गए और अब 1 लाख से भी नीचे पहुंच गए। 3 अप्रैल के बाद 66 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना के नए केस 1 लाख से कम आए। इसमें पिछले 4 हफ्ते बहुत अहम थे, जिसमें केस लगातार कम होते गए।
5 से 11 मई के हफ्ते में जहां रोजाना केस औसतन 3,87,000 थे, उसके बाद के 4 हफ्ते में नए केस लगातार एक के बाद एक हफ्ते में कम होते चले गए। 12 मई से 18 मई के हफ्ते में नए केस 17% कम हो गए। 19 मई से 25 मई के हफ्ते में 23% कम हुए। 26 मई से 1 जून के हफ्ते में 28% कम हुए और 2 जून से 8 जून के बीच नए केस 33% कम हो गए। रोजाना के केस में ये बड़ी गिरावट देश के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई थी वो देश के घर घर पर बीता था। लेकिन अब धीरे धीरे हालात कंट्रोल में आ गए हैं। 10 मई को देश में कोरोना के एक्टिव केस यानी कुल संक्रमित मरीज करीब 37 लाख थे। वो अब कम होकर 13 लाख के करीब पहुंच गए हैं, यानी 24 लाख केस करीब 1 महीने में ही घट गए, यानी 1 महीने में 65% की कमी आई है। पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी, उसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हम पाते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। यह एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरी लहर की इस तेज ढलान का एक संकेत ये भी है कि देश में संक्रमण दर भी तेजी से कम हो रही है, जिससे किसी लहर के संक्रामक और खतरनाक होने का पता चलता है। 4 से 10 मई वाले हफ्ते में देश में जो औसत पॉजिटिविटी रेट 21.4% था, वो पिछले 4 हफ्ते से लगातार कम हुआ और 1 से 7 जून वाले हफ्ते में औसत पॉजिटिविटी रेट 6.3% हो गया। पिछले 15 दिन से देश में पॉजिटिविटी रेट 10% से भी कम है और पिछले 24 घंटे में ये 4.6% तक पहुंच गया। करीब 2.5 महीने बाद ये संक्रमण दर का सबसे कम स्तर है। देश में करीब 15 राज्य ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार कम होने, नए केस घटने का ये ट्रेंड बनाए रखना होगा, क्योंकि चुनौती ये है कि दूसरी लहर के उतार के साथ साथ देश का बड़ा हिस्सा अनलॉक हो चुका है और आने वाले वक्त में सब तीसरी लहर का खतरा बता रहे हैं। पहली चीज तो ये कि ये समझना चाहिए कि वेव्स क्यों आती हैं, और जो कोविड है या कोरोना वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है एंड इट इज़ वेल नोन कि रेस्पिरेटरी वायरसेस में चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोरोना हो, उसमें जब पैंडेमिक होता है तो यूजुअली वेव्स आती हैं। और ये स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ तब भी ये देखा गया, जब हमने H1N1 स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक देखा 2009 में तो भी ये देखा गया। मल्टीपल वेव्स आती हैं, उसके बाद वायरस बिकम्स एंडेमिक और फिर इन्फेक्शन हैज़ अ सीजनैलिटी। जैसे अगर हम H1N1 की बात करें तो अब उसमें जो केसेस कुछ हद तक बढ़ते हैं वो मानसून के महीने में बढ़ते हैं या सर्दियों में बढ़ते हैं, और उस टाइप की एक सीजनैलिटी वायरस की स्प्रेड में आ जाती है। और ये इसलिए आती है कि जब लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आइदर बाय वैक्सीनेशन और बाय नेचुरल इन्फेक्शन हैज इम्यूनिटी। एक के बाद एक लहरें हर बड़ी महामारी में आती हैं। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू में भी यही हुआ था और कोरोना की चुनौती पर इसी से सबक लेने को कहा जा रहा है। अगर अगली लहर को रोकना है तो 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात ये कि नियमों के पालन में कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हेल्थ इंफ्रा को लगातार मजबूत करते रहना होगा, और सबसे जरूरी बात कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराना होगा, क्योंकि ये पता नहीं कि कोरोना का वायरस आगे कौन सा रूप बदले और कब अगली लहर का अटैक हो, और जब अगला अटैक हो तो किस पर ज्यादा असर होगा। आगे बच्चों पर खतरा जरूर बताया जा रहा है। हालांकि आज सरकार के एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला है कि बच्चों के लिए खतरे वाली बात कही जा सके। अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। ये अच्छी बात है कि बच्चों पर कोई गंभीर संकट अभी नहीं है, लेकिन हमें हर तरफ से अलर्ट रहना होगा। केस जरूर तेजी से घट रहे हैं, लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आज तक ब्यूरो।